हेलो एवरीवन। आई नो फिर से बहुत एक लंबा गैप हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, बट वेलकम टू द मार्केट डिकोडर विथ दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मेरे ख्याल से इस समय ऑलमोस्ट सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रही है कि डिस्पाइट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो उसे मिमिक क्यों नहीं कर पा रहा। हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई क्यों नहीं है। 15 महीने से हम एक डाउनफॉल देख रहे थे, कंसिस्टेंट वॉर्स देख रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ देख रहे थे। तो जब फाइनली एक मौका आया और निफ्टी अपने ऑल टाइम पे हाई पे पहुंच गया, सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, तो हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो ये क्यों नहीं कर पा रहा है। सो आज के वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर ये डिस्कनेक्ट है क्यों, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बुलिश बनाते हैं या पॉजिटिविटी देते हैं। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज यहाँ ज्ञान नहीं क्लैरिटी मिलेगी। सो निफ्टी ऑल टाइम हाई बट पोर्टफोलियो डाउन क्यों। सो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हाई निफ्टी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हमारे सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे चले जाएं। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट के उन टॉप 50 कंपनीज का एक बुके है, एक ग्रुप है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जिस कंपनी का हाईएस्ट मार्केट कैप है वो कंपनी निफ्टी के टॉप पे दिखेगी, और इसी तरीके से जो 50th नंबर की कंपनी है जिसका 50th नंबर पे हाईएस्ट मार्केट कैप है वो 50th पे दिखेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि टाइम के साथ ये निफ्टी 50 जो है चेंज भी होता रहता है, इसमें कुछ नए स्टॉक्स ऐड होते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दी 50 स्टॉक्स हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब सिर्फ उनकी कंपनी की वैल्यू नहीं बल्कि उनका वेटेज भी तय करता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट की जो टॉप 25 कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप अगर आप कंबाइन करोगे सो दैट इज समथिंग अराउंड 144 लाख करोड़, और अगर आप बॉटम 25 के मार्केट कैप को ऐड करोगे तो वो आएगा समथिंग अराउंड 48 लाख करोड़। सो आप इमेजिन करो जो टॉप 25 कंपनीज हैं उनका वेटेज यानी उनका मार्केट कैप लास्ट की 25 कंपनीज का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। सो आपको समझ में आएगा कि अगर टॉप की 10 कंपनियां हैं और उनका वेटेज यानी उनका सम टोटल निफ्टी 50 का 50% है, और अगर सिर्फ वो कंपनियां अच्छा कर गई तो निफ्टी अपने टॉप को टच कर जाएगा, और बाकी कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती हैं तो भी निफ्टी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हैवी वेट्स थे, जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स थे, उनके ऊपर जाने की वजह से निफ्टी ऊपर चला गया। बट हो सकता है कि निफ्टी के ही कुछ स्टॉक्स निफ्टी में रहने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या तो आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनल रिटर्न्स मिलते हैं, आपने डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स में या सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था। सो जो वैल्यू निफ्टी की होगी, जो वैल्यू सेंसेक्स की होगी, जिस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड होता है उस तरीके से बढ़ जाएगी। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो अगर हम निफ्टी 50, ये हमारा निफ्टी 50 का स्क्रीनर पेज है, हम चलते हैं तो आपने देखा होगा कि रीसेंट रैली में जो NBFCs एंड बैंक्स हैं टॉप के, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सो बी इट योर कोटक बैंक, बी इट योर HDFC बैंक, ICICI बैंक, फिर बजाज फाइनेंस जैसी NBFCs, इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है और अभी भी ये अच्छे मोमेंटम में लग रही हैं, ये शायद और आगे जाएं। तो वेटेज समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप देखोगे पहली कंपनी है हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अकेले का मार्केट कैप है 21 लाख करोड़। सो मैंने आपको बताया था कि बॉटम 25 कंपनीज का, जो निफ्टी 50 की लास्ट 25 कंपनियां हैं, उनका टोटल मार्केट कैप है 48 लाख करोड़, और इस एक कंपनी का जो निफ्टी 50 की लीडर है इसका मार्केट कैप है 21 लाख करोड़। सो आप समझ रहे हो, ये एक कंपनी लगभग बॉटम 25, आप कह लो कि बॉटम 15 कंपनीज के बराबर है, बॉटम 10 कंपनीज के बराबर है। तो अगर ये बढ़ती है और वो 10 नहीं भी बढ़ते हैं तो भी ये निफ्टी को काफ़ी अच्छे से ऊपर लेके जाएगी। सो हम अगर इसके चार्ट पे चलें और हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने हाई को टच किया हुआ है।
सिमिलरली अगर हम फिर सेकंड पे चलें, जो कि अपना HDFC बैंक है, इसने भी अपने हाई को लगभग टच किया हुआ है। फिर अगर हम बाकी कंपनीज भी देखें, जैसे ICICI बैंक है, TCS ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, TCS पे हम 2 वीडियोस बना चुके हैं और TCS अब जाके एक रन दिखा रहा है। फिर हम भारतीय एयरटेल पे चलते हैं, तो अगर आप भारतीय एयरटेल को देखोगे तो ये भी अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे है। बट क्या सारी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे है, ये हमें देखना होगा। सो हम इन्हीं की कुछ कंपनीज देखेंगे। अगर हम TCS को देखें, TCS का क्या हाल है, तो डेफिनेटली TCS अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी डाउन है। इनका ऑल टाइम हाई लगभग 4500 का था। इस पे हमने भी 2 वीडियोस भी बनाई थी और हमने डिस्कस किया था कैसे TCS अभी आगे बढ़ सकता है। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ से ये 3000 से लगभग 3300 तक पहुँच चुका है और ये रैली डेफिनेटली आगे कंटिन्यू कर सकती है। फिर और स्टॉक्स पे चलते हैं, इन्फोसिस पे चलते हैं, तो इन्फोसिस भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। TCS से बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल अपने ऑल टाइम हाई से लो है। और फिर यहाँ पे आपकी टाइटन कंपनी है, तो टाइटन भी अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। सो ये ओवरवेट्स हैं। अब हम एक बार देखते हैं जो इनकी बॉटम 25 कंपनीज हैं उनको, ये उनका क्या हाल है। तो अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस को देखें तो ये डाउन है, ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% डाउन है। फिर हम अगर एटर्नल को देखें, सो ये भी डाउन है, ये भी ऑलमोस्ट अपने टॉप से 20-30% डाउन है। फिर लेट्स गो फॉर बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो एक अप है। और नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स डाउन है ऑलमोस्ट, ये भी 15% डाउन है। रेडीज लैब चलते हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी डाउन ही आप बोलोगे, थोड़ा सा डाउन है बट डाउन है, 10% के करीब डाउन है। और यही डिफरेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। और क्योंकि निफ्टी 50 में होता गया है कि मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज हैं, सो बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ लार्ज कैप का ही हो। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपने बहुत सारे स्मॉल कैप्स खरीदे हों, मिड कैप्स खरीदे हों। और इस टाइम पे स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सो इसका आपको आइडिया लग गया होगा कि निफ्टी 50 में कुछ कंपनीज अपने टॉप पे जा चुकी हैं, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो नीचे भी हैं। और आपका पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, उस पे आते हैं। सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप। हम स्मॉल कैप 50 पे भी चल सकते हैं, 100 to 50 हम तीनों देख लेते हैं। अगर हम स्मॉल कैप 50 पे चलें, टॉप 50 के स्टॉक्स देखें, इसमें कौन कौन सी कंपनी है। लॉरस लैब्स। सो अगर आप लॉरस लैब्स को देखोगे तो ये बहुत अच्छी रैली दिखाया है लॉरस लैब्स ने, काफ़ी टॉप पे जा रहा है। अगर लॉरस लैब्स के अलावा कंपनीज को हम देखें, जैसे रेडिको खैतान है, तो रेडिको खैतान भी अच्छा कर रहा है। CDSL देखते हैं, एक अच्छी कंपनी है। CDSL थोड़ी डाउन है, बहुत डाउन नहीं है, बट स्टिल 20% 25% के करीब ये भी लगभग 20% 22% डाउन है। श्रीदालय मोस्ट लाइकली ऊपर होना चाहिए, फिर भी ये भी देखो डाउन है, ये भी ऑलमोस्ट 25% डाउन है। केन्स टेक्नोलॉजी अच्छी खासी डाउन है, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप ऑलमोस्ट 45% डाउन है। JB केमिकल्स को देखते हैं, थोड़ा सा डाउन है, लगभग 10% के करीब डाउन है। FL3I देखते हैं, ठीक ठाक डाउन है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से निफ्टी के स्टॉक्स हमें टॉप पे दिख रहे थे सारे, मतलब ठीक ठाक स्टॉक्स टॉप पे दिख रहे थे, सारे तो नहीं, उसमें भी आधे से ज़्यादा अपने टॉप पे नहीं है, बट जो टॉप पे गए हैं वो हैवी वेट्स हैं, इसलिए वो निफ्टी को ऊपर लेके गए हैं। स्मॉल कैप्स क्योंकि मार्केट कैप पे बहुत छोटे होते हैं, तो अगर एक स्मॉल कैप डबल भी हो जाए, सो वो ओवरऑल निफ्टी पे उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है।
तो आप ऐसा समझो, एक नंबर है 100, अगर 100 10% से बढ़ता है तो वो 10 यूनिट्स का एड ऑन करता है, बट अगर 1 जो है वो 20% से भी बढ़ जाए तो केवल 0.2 यूनिट्स का ही एड ऑन कर पाता है। तो इसको ऐसे सिंपल मैथमेटिकली समझ सकते हैं हम। फिर हम और भी कंपनीज देख सकते हैं, पीएनबी हाउसिंग है, डाउन है, उसके बाद रैमको सीमेंट्स है, डाउन है। सो स्मॉल कैप्स तो डाउन ही दिख रहे हैं मोस्टली। अब हम मिड कैप्स भी देख लेते हैं। हम निफ्टी मिड कैप 100 देख लेते हैं। हम कोई कोई भी आप कोई भी दे सकते हो। आप निफ्टी मिड कैप 150 250, आप निफ्टी मिड कैप 150 250 कुछ भी देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी रिसर्च भी करो, और अपनी रिसर्च करने के बाद आप प्लीज़ कमेंट में वो पॉइंट्स मेंशन करो जो आपको लगता है कि अगर आप शेयर करोगे और मुझसे मिस हो गई है, बट इस यूट्यूब चैनल में जो अदर मेंबर्स हैं उनके काम आएगी, या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। हम निफ्टी मिड कैप 100 में चलते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 100 में अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा। अगर आप देखो, मुथूट फाइनेंस है, फाइनेंस कंपनीज मोस्टली ऊपर है तो ये भी ऊपर होगी डेफिनेटली। देन ओके, देन वोडाफोन आइडिया है। सो वोडाफोन आइडिया भी इस समय अच्छा कर रहा है, बट डेफिनेटली अपने टॉप से तो नीचे है काफ़ी। सो ऑलमोस्ट 30% डाउन है। कमिंस इंडिया ऑल टाइम हाई पे है। कुछ इसमें भी ऑल टाइम होंगे डेफिनेटली, सारे नीचे नहीं होंगे। यूनियन बैंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, ऑल थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑल टाइम हाई पे है। 1-2% 3% का है, तो इसे आप न्यूट्रल रख सकते हो। पॉलीकैब ये अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट आ चुका है, ये आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई पे। तो पॉलीकैब भी ऑल टाइम हाई पे है। हीरो मोटोकॉर्प ये भी आप कह सकते हो, अभी अभी रिसेंट फॉल है तो इसको आप ऑल टाइम हाई कैटेगरी में ले सकते हो, बट ये भी ऑलमोस्ट 15% मेरे को डाउन ही लग रहा है करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से। देन स्विगी अच्छा खासा डाउन हो गया है, मतलब 577 से ऑलमोस्ट 40 तो 400, सो लगभग समथिंग 25% के करीब तो डाउन है ये भी। बीएसई जो है वो अगर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन थोड़ा सा आप डाउन कह सकते हो, मे बी 5-6%, ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो भी 10-12% ही डाउन है तो हम इसे काउंट करेंगे। एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स ये अपने ऑल टाइम हाई है। और मिड कैप की कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि आप एस्ट्रल ले लो, ये बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली पैसा बनाया है। एस्ट्रल पे एक वीडियो भी कवर है। अब इस पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डाउन अपने टॉप से, ऑलमोस्ट 45%। फिर इसी की एक काउंटर पार्ट है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसपे हम कुछ टाइम में वीडियो लेके आने वाले हैं। आप देखोगे ये अच्छे खासे डाउन है, और ये दीज आर गुड कंपनीज एक्चुअली, इन्होंने पैसा बना के दिया है फॉर द लास्ट 10-20-30 ईयर्स। सो आप इनको देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 45-50% डाउन है। सो हम क्यों एक्सटेंसिवली इतने सारे स्टॉक्स को इंडिविजुअली देख रहे हैं और समझ रहे हैं? क्योंकि परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है, सबका डाउन है। एक और बहुत अच्छी कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, दीज आर वेरी गुड कंपनीज, ठीक है। आप ये देखो, पेज एक्चुअली में बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका टॉप देखोगे तो इट वाज समथिंग अराउंड 53-54,000, 54,000 से गिर के ये ऑलमोस्ट 36,000 आ गई है। 40% डाउन है इतनी अच्छी कंपनियों में। बाटा, ये अच्छे नाम है, मतलब ये पेज इंडस्ट्रीज बेसिकली द जॉकी कंपनी, जो जॉकी का ब्रांड आप जानते हो कितना अच्छा ब्रांड है। बाटा इंडिया, ये देखो ऑलमोस्ट मोर देन 50% डाउन। आप रिलैक्सो देखो 60-70% डाउन। कैंपस देखो 50-60% डाउन। केमिकल साइड में जाओगे, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 75% डाउन।
सो ये जो कंपनीज हैं स्मॉल कैप्स की, मिड कैप्स की, जिन्होंने 70-80% फॉल दिखाया है, 40-50% फॉल दिखाया है, इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा है। और मार्केट में क्योंकि कुछ कंपनीज अच्छा कर गई हैं निफ्टी की, इसलिए वो निफ्टी पूरे मार्केट का कंडीशन नहीं बताता, निफ्टी बताता है सिर्फ उस 50 स्टॉक्स का कंडीशन। सो स्टॉक्स तो भरे पड़े हैं, देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स, और आपके पास ज़रूरी नहीं हो कि सारे निफ्टी वाले स्टॉक हों और आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये पोर्टफोलियो अगर आपका एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो था जिसमें स्मॉल कैप्स भी थे, मिड कैप्स भी थे, लार्ज कैप्स भी थे, सो अगर आप 10% 12% पे हो, सो इट इज़ अ नॉर्मल फॉल। अभी मैक्सिमम स्टॉक्स सो रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि और बहुत अच्छी कंपनियों की बात करें तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, आप देख लो, इन्होंने रिसेंटली थोड़ी रैली दिखाई है, बट ये अपने टॉप से बहुत गिरे हुए हैं, और ये अच्छे, और ये तो निफ्टी के स्टॉक्स भी हैं आपके। सो ये समझना है कि पहले खुद पे डाउट ना करें। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आपने बैलेंस शीट एनालिसिस किया है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखा है, टोटल एसेट देखा है, कॉन कॉल सुनी है मैनेजमेंट की, और देखा है कि मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला है, सो आप अपने प्रिंसिपल्स पे, आप अपनी लर्निंग्स पे, अपने डिसिप्लिन पे बने रहें। ये मेरी एडवाइस होगी आपको। ये मत सोचना कि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो सबने पैसे कमा लिए, हम पीछे रह गए, हमारी एनालिसिस गलत है, हमारी स्टडी गलत है, आई एम नॉट अ गुड इन्वेस्टर, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे पैसे निकाल के एफडी में डाल देना चाहिए। इस चीज़ की वजह से ये डिसीजन मत लेना। हाँ, अगर कोई और डिसीजन है आपका, कोई और इम्पॉर्टेंट आपका टास्क है, उसकी वजह से आप कर रहे हो, इट्स फाइन, बट डर के, मायूस होके, दिल छोटा करके ये समझना कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाने के बाद भी, 15 मंथ्स का कन्विक्शन दिखाने के बाद भी मार्केट हमें थका रहा है, मार्केट डिसअपॉइंट कर रहा है, ऑल टाइम हाई जाने के बाद भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सो वी शुड टेक आवर मनी आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आई वुड से दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विथ। आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखिए। और इस टाइम एक्चुअली स्टॉक मार्केट में एक सेल लगी हुई है, मुझे ये कंडीशन एक सेल की तरह लगती है, जहाँ पे आपको बर्जर पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज़, हनीवेल ऑटोमेशन और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिलैक्सो, और ये जो कंपनीज़ हैं ये अभी इंडस्ट्रियल हेडविंड्स की वजह से पीछे हैं, जैसे आपकी पेंट इंडस्ट्रीज़, फुटवेयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री कुछ हद तक। सो इनकी पूरी इंडस्ट्री ही अभी हेडविंड्स फेस कर रही हैं। एक बार जहाँ चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट होंगी, यू विल सी वेरी गुड रैलीज, और यही टाइम होता है, यही पेशेंस और यही अपनी लर्निंग को अप्लाई करने का टाइम होता है। अगर आप इस मौके पे अपने पैसे निकाल लोगे और फिर मार्केट में रैली आ जाएगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 साल का ऐसा एक टाइम आने में, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक, एस्ट्रल, सुप्रीम, ऐसे ऐसे स्टॉक आपको 50-55% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। सो प्लीज़ अपने कन्विक्शन को बनाए रखिए। और अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से रीजंस हैं जो कि हमें 2026 के लिए कुछ अच्छे संकेत देते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सारी बुरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि देखो मार्केट्स में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। और प्लीज़ उन यूट्यूबर्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करना जो हमेशा एक बात कहते हैं कि उनकी एक वीडियो रहेगी कि क्या बुल रन आने वाला है, और जस्ट नेक्स्ट डे वो एक वीडियो पोस्ट कर देंगे क्या क्रैश आने वाला है। ये सबसे आई वुड से बुरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आई हैव सीन पीपल हु हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, वो इतनी मिसलीडिंग वीडियोस बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो वीडियोस देख के डिसीजन ले रहे हो तुरंत, तो इसका मतलब आपकी खुद की कोई स्टडी नहीं थी, आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था अपने स्टॉक्स पे, अपनी लर्निंग्स पे। और अगर आप केवल किसी की वीडियो देख के पैसे इन्वेस्ट कर देते हो और पैसे निकाल लेते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज़ स्टॉक मार्केट में मत रहो, क्योंकि ये आपकी नींद खराब कर देगा, आपकी तबीयत खराब कर देगा, और आपकी हेल्थ किसी भी स्टॉक रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि हमें थोड़ा पॉजिटिविटी देते हैं कि मार्केट्स 26 में अच्छा कर सकते हैं। सो उसमें
एक जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आज ही आई है वो है यूएस मार्केट की जीडीपी का जो डेटा आया है, दैट इज़ 4.3% फॉर दिस क्वार्टर। सो ये 2 साल में हाईएस्ट है। सो यूएस इकॉनमी भी स्ट्रगल कर रही थी। सो आज ये रिजल्ट आने से मे बी कल स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्टिमुलस मिले, क्योंकि यूएस की ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये डेटा बहुत ही अच्छा है। और सेकंड, आपका इंडिया की जीडीपी का नंबर्स, अगर आप इंडिया के जीडीपी के नंबर्स को देखो जो कि 8.2 आया है, अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। किसी ने 7.2 कहा था, किसी ने 7.5 कहा था, किसी ने 7.6 कहा था, बट 8.2 इज़ एक्चुअली अ ग्रेट नंबर। अब उसमें हम डिबेट कर सकते हैं कि आईएमएफ ने हमें किसी पैरामीटर पे सी रेटिंग दी है, बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to go to IMF site and read what exactly that C grade has been attached to। ऐसा नहीं है कि IMF कह रहा है कि नहीं जो 8.2 ग्रोथ है वो खोखली ग्रोथ है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव करने के लिए IMF हमेशा कहता रहता है। सो दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और आने वाले सालों के लिए भी जो प्रोजेक्शंस हैं, इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी में बना रहेगा। सो इंडियन नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो हम कुछ चीज़ें देखते हैं। और अभी थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया इस समय बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है, जिसमें कि जस्ट रिसेंट ही इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। सो हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं। सो आप इस पेज पे देख सकते हो इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देखोगे हर जगह, वाई किवी पॉलिटिशियंस, किवी मीन्स न्यूजीलैंड पॉलिटिशियंस, आर अनहैप्पी विथ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो इसका रीज़न आप अगर समझोगे तो इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया है, इवन न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये मानते हैं कि ये इंडिया के फेवर में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया ने 95% गुड्स पे कोई टैक्स या कोई टैरिफ लगाने के लिए मना किया है, बट उसमें कुछ एग्री प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है यूएस से इंडिया, न्यूजीलैंड से इंडिया आने के लिए, क्योंकि इंडिया में डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा एक बिजनेस है। और क्योंकि न्यूजीलैंड में लोग कम हैं, प्रोडक्शन बहुत हाई है मिल्क की, तो वो मिल्क यहाँ आके यहाँ का मार्केट डिस्ट्रॉय कर सकता था। ऐसे ही और भी चीज़ें थी। सो इंडिया ने उसको रोका है। सो न्यूजीलैंड के पॉलिटिशियंस के हिसाब से ये जो एफटीए है ये इंडिया के फेवर में है। ऐसे ही इंडिया ने जो यूके है, यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि आप ये पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, द इंडिया यूके फ्री ट्रेड, द इंडिया यूके एफटीए और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट वो साइंड इन जुलाई 2025। और ऐसे ही और अदर कंट्रीज़ के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और बाकी देशों के साथ बात चल रही है। यूएस के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात हो रही है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो जनवरी से शायद ये टॉक्स स्टार्ट हो जाएंगी। और एक बार अगर यूएस से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के लिए। सो इस डेवलपमेंट को हमें एज एन इन्वेस्टर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। बट ओवरऑल चीज़ें अभी अच्छी होती दिख रही हैं ओवरऑल इंडिया के लिए एंड वर्ल्ड इकॉनमी के लिए भी, क्योंकि वॉर्स कम हो रहे हैं। पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो उतने वॉलेटाइल अभी नहीं दिख रहे हैं, वो उसमें भी स्टेबिलिटी है। फिर अगर हम ये हमारा यूएस की इकॉनमी का डेटा जो मैंने आपको बताया कि जीडीपी जो इनका डेटा आया है Q3 में, दैट इज़ 4.3%, जो कि 2 years में हाईएस्ट है, द मोस्ट इन 2 years कंपेयर टू 3.8% इन Q2। और जो फोरकास्ट था इनका 3.3%, उसको भी बीट किया है। सो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो निकल के आई इस रिसेंट जो होल डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ एंड जो भी इश्यूज दिख रहे थे हमें। सो अगर आप डेटा देखोगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। इंडिया के नंबर्स जो इस बार के एक्सपोर्ट्स के आए थे वो अच्छे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, सो पहले करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है हम समझ लेते हैं। इंडिया जितने भी अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है
और जितने भी अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है, इसमें जो भी डिफरेंस होता है वो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो अगर इंडिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है, ज़्यादा अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दिया है, सपोज 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 98 का इंपोर्ट किया, तो हम ट्रेड सरप्लस में चले जाएंगे। जो 2 का डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस है। सिमिलरली सिचुएशन को आप उल्टा कर दो कि इंडिया 100 का इंपोर्ट करता है, 98 का एक्सपोर्ट करता है, तो हमारा जो ये 2 का डिफरेंस है दैट वुड बी ट्रेड डेफिसिट। सो हमारा जो ट्रेड जो रिसेंट डेटा आया है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड टैरिफ्स लगा रहे थे, ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। मगर अगर आप देखोगे तो ये जो था इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट दैट स्टूड एट 1.3% ऑफ द जीडीपी इन Q2 of FY26. So narrowing significantly year on year from 20.8 billion. So year on year ये जो है इम्प्रूव ही हुआ है। लास्ट ईयर जो हमारा डेफिसिट था इस सेम क्वार्टर में, ये कम हुआ है। सो टैरिफ्स का भी उतना इम्पैक्ट बन नहीं पाया इंडिया पे। इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टैकल किया है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बढ़ जाता, ये काफ़ी बढ़ जाता, उस केस में स्टॉक मार्केट पे भी आपको बहुत ही हैवी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था। नाउ एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली थोड़ा पॉजिटिव बनाती है इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे नेक्स्ट ईयर के लिए। इंडिया का स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट रहा है। ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टॉक मार्केट्स में, सारे ही स्टॉक मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बी इट चाइनीज स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट्स और जापानीज स्टॉक मार्केट फॉर दैट मैटर। बट अगर जब मैं कॉन कॉल सुन रहा था कंपनीज के, चाहे वो स्मॉल कैप्स के हों, मिड कैप्स के हों, लार्ज कैप्स के हों, एक कॉमन चीज़ जो समझ में आ रही थी मुझे, वो ये था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर पॉजिटिव ऑन दी H2 रिजल्ट्स। जो गाइडेंस उनकी आई है, जो ऑप्टिमिज्म सेकेंड हाफ के लिए आया है फाइनेंशियल ईयर के, वो पॉजिटिव दिखा है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द GST कट्स, क्योंकि देखो GST जब इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद बहुत बड़ी विंडो बची नहीं थी, 7-8-10 दिन की विंडो थी, तो मे बी वो इम्पैक्ट रियलाइज नहीं हुआ था। बट अब GST का जो इम्पैक्ट है असेस करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी टाइम मिला, सिस्टम को सेट करने के लिए, एक रेगुलेट करने के लिए टाइम मिला। सो हो सकता है कि अब जो रिजल्ट्स आए वो हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में GST का जो रियल इम्पैक्ट है वो देखने को मिले। और अभी आप देख सकते हो, अगर आप वेडिंग सीज़न देखो, अगर आप फेस्टिवल सीज़न देखो, दिवाली का आपने सीज़न देखा जहाँ पे हाईएस्ट सेल हुई, समथिंग आई गेस 6 लाख करोड़ की सेल हुई, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। सो पीपल आर स्पेंडिंग, पीपल आर कंज्यूमिंग, एंड ट्रस्ट मी, इंडिया एज अ कंट्री इज गोइंग टू कंज्यूम एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 20 years इन इंक्रीजिंग प्रपोर्शंस। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हाउसेज हो, रियल एस्टेट हो, पेंट हो, फूड हो, यू नेम इट एंड वी विल कंज्यूम इट। सो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभरने वाला है। वर्ल्ड में इतने कंज्यूमर, एक्टिव कंज्यूमर्स अब नहीं बचेंगे किसी भी देश के पास। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे बुलिश हूँ। सो इवन अगर ये साल भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, आई विल कीप माई सेल्फ इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट्स योर मनी, प्लीज़ एंश्योर कि आप जब इसमें पैसे डालते हो सो एक स्ट्रैटेजी के साथ आओ, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आओ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हो कि मैं आऊँगा 1-2 साल देखूँगा और प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं निकल जाऊँगा, तो मैं कहता हूँ आप आज अपने 2 साल 3 साल बचा लो, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स एक लॉन्ग टर्म गेम है। कौन सोच सकता था कि कोविड के टाइम हम इतना बड़ा बुल रन देखेंगे, जबकि सब कुछ खराब था, एक्सपर्ट्स ने सब कुछ डेड घोषित कर दिया था। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली टीवी देखते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं, सो वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 5 एक्सपर्ट्स बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस देंगे, और ये सब कुछ स्पेकुलेशन पे चलता है। चाहे आप जो फंड हाउसेस हैं, मोतीलाल ओसवाल हैं, JP मॉर्गन चेज हैं, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, ये जो प्रेडिक्शन देते हैं वो कह देंगे कि भाई
इंडिया बुल रन के केस में 1,20,000 सेंसेक्स को टच कर सकता है, एंड बियर के केस में 60 को टच कर सकता है। सो ये गैप बहुत ज़्यादा है, 60,000 का गैप है। मीन्स दे आर प्रोडिक्टिंग 1,20,000 ऑल्सो एंड 60,000 ऑल्सो। आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये साल बुरा गया, हो सकता है कि अगले साल भी बुरा जाए, और मे बी उसके नेक्स्ट ईयर एक ऐसा रन आए जो हमने कभी नहीं देखा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम बस ये कर सकते हैं कि स्टॉक्स को फंडामेंटली पढ़ सकते हैं, उनकी रेवेन्यू को देख सकते हैं, उनके केपेक्स साइकिल को समझ सकते हैं, उनके कॉन कॉल को देख सकते हैं, उनके मैनेजमेंट के डिसीजंस को देख सकते हैं, और उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ही जल्दी मंकी माइंड होके जंप करना चाहते हैं कि कोई स्टॉक 20% डाउन हुआ तुरंत उसे बेच के कहीं और लगा दिया, या कोई पेनी स्टॉक उठा लिया जस्ट टू नो फील दैट थ्रिल, सो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। उससे बचें, सेंसिटिव इन्वेस्टर बने, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कन्विक्शन है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे अगर हमारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की होगी चीज़ों को समझने में, एक हद तक कन्विक्शन बढ़ाने में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक को कमेंट करें, और प्लीज़ बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आ सकते हैं। हालांकि मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीडियो हम डॉलर के रुपये के गिरने पे और उसका इम्पैक्ट जो आईटी इंडस्ट्री पे हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम उस पर डिस्कस करेंगे मोस्ट लाइकली विद इन 2 डेज़। बट प्लीज़ आप अपने आइडियाज़ कमेंट करें। अगर मेरे वीडियोस में कुछ एरर है, कुछ पॉइंट्स फैक्चुअली रॉन्ग है, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। आई विल इंश्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स को कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।